करके खत्म कर दे। इस जेनोसाइड के लिए इसराइल को उसके सपोर्टर्स ने पूरी दुनिया से फुल फ्लेज सपोर्ट किया, जैसे यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। लेकिन फलस्तीन के सपोर्टर्स, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरब कंट्रीज की बनती थी और फिर बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की, इन अरब कंट्रीज ने फलस्तीन के लिए कोई भी एक्शन नहीं उठाया। इवन वो अरब ममालिक जो इससे कई साल पहले इसराइल के खिलाफ जंगें भी लड़ चुके और हर जंग बहुत बेशर्मी से आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बार कोई एक्शन नहीं उठाया। मीनवाइल जब सारे मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के इस मसले को इग्नोर कर रहे थे, उसी टाइम दुनिया के सारे मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ खुद ही एक्शंस लेना शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ACLED की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दुनिया में जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उनमें से सिर्फ 14% इसराइल के हक में हुए और दुनिया के बाकी 86% प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के हक में हुए। मुस्लिम दुनिया की आवाम ने सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक और एक्शन भी लिया। मुसलमानों ने इसराइल की कंपनीज और या इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनीज का बाइकॉट करने की कोशिश की, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज वर कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, KFC, पेप्सी, नेस्ले एक्सेट्रा। नाउ दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज और 2 बिलियन 200 करोड़ मुसलमान। अगर इतने सारे लोग किसी कंपनी का बाइकॉट करें तो होना तो ये चाहिए कि वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाए। इस बाइकॉट से पहले तो इन कंपनीज को थोड़ा नुकसान हो, मतलब इनके सेल्स मुस्लिम वर्ल्ड में काफी हद तक कम हुए और स्टॉक एक्सचेंज में भी इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे जाने लगे। बट सिर्फ थोड़े से नीचे जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ ही अरसे में हर चीज दोबारा नॉर्मलाइज होने लगी और इस बाइकॉट से इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके 2 रीजन हो सकते कि या तो दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की औकात ये है कि इनके बाइकॉट करने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और या मुसलमानों ने सही तरह इन कंपनीज का बाइकॉट किया ही नहीं। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इसराइल के इतने सख्त जुल्म पर उसे सिर्फ एक कंट्री ने टेंशन में रखा और उसका नाम है ईरान, पर्शिया, जिसकी वजह से इसराइल ने दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसका फिर ईरान ने फुल रिस्पॉन्स दिया। लेकिन जब इसराइल इतने आसानी से ये जंग जीत रहा था तो उसे ईरान पर हमला करने की क्या जरूरत थी? इसके पीछे भी 2 ऑप्शन। इसराइल इस वक्त बहुत स्ट्रांग होने की वजह से चाहता है कि ईरान को भी इस जंग में लेकर आए, जो इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अकेला है, और उसकी गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करे। और दूसरा ऑप्शन ये है, इसराइल के अंदर 3 बड़े पोर्ट्स हैं और इसराइल अपनी ज्यादातर ट्रेड इन्हीं 3 पोर्ट से करता है। इन 3 पोर्ट्स में से एक इसराइल के इस इलाके में और एशिया से इसराइल की ज्यादा ट्रेड इसी पोर्ट के जरिए होती है। इसराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म शुरू होते ही यमन ने ईरान की मदद से इस पोर्ट की ट्रैफिक 85% तक कम कर दी। मतलब इसराइल की जो शिप्स एशिया से ट्रेड करने के लिए पहले सिर्फ इतना टाइम लेती थी, अब उन्हें पूरे अफ्रीका को सर्कल करके इसराइल पहुंचना होगा, जिससे इसराइल को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होने लगा। जिसके अलावा ईरान के सपोर्ट से लेबनान के हिजबुल्लाह ने इसराइल को हर टाइम अलर्ट रखा हुआ है। हो सकता है इन चीजों से तंग आकर इसराइल ने आखिर ईरान पर हमला करने की कोशिश की। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इसराइल के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो उन्होंने कहा ईरान, ईरान, ईरान। लेकिन अब जब पूरी मुस्लिम दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रही है, तो ईरान बिल्कुल अकेला दूसरी साइड पर क्यों जा रहा है? लेट्स टॉक अबाउट ईरान। सब्सक्राइब।